बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। DGISPR ने वबा के दौर बता दिया कि चाहे सहूलतकार इंटरनल हों या कि मुल्क से बाहर बैठे हों, हम सबका कला कमा करेंगे। अफगानिस्तान जब हमला करता है, जब वहाँ पे सहूलतकारी करता है, तो क्या पूछता है? नहीं पूछता। हम भी नहीं पूछेंगे। जहाँ पे दुश्मन होंगे उनका कला कमा करेंगे। जो बातचीत की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बातचीत से हल नहीं होती। उन्होंने कहा है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो क्या हमने बातचीत की? हमने हमले का जवाब हमले में दिया। बहुत सारी बातें आपने की, बहुत सारे सवालात DGISPR से हुए, चाहे वो पॉलिटिकली हों, चाहे नॉन पॉलिटिकली हों, चाहे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हों, चाहे दिफाई मामलात पर हों। DGISPR ने बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख आएगी उस आंख को फोड़ दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेके इस्लामाबाद की सियासत में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची शहर में या कि सिंध के इसमें दूध की कीमत से लेके अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। स्टेक होल्डर हैं सर, आज हमारे स्टूडियो में तीनों तारुफ करवाता है। चलो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमें स्टूडियो में टाइम दिया फैज़ान रावत साहब ने। सर, खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा हैं, साबिक MP हैं गुलाम जिलानी साहब। सर, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नुमाइंदगी आ चुकी है, सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया। सर, सलीम भाई, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। क्योंकि DGISPR ने हमें गुज़िश्ता रात हमने काबिल में अपने दुश्मनों का कला कमा किया, नूर वली और उसके साथियों को वासिले जहन्नुम किया, क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दी करके हमारे मुतादिद जवान शहीद किए। फैज़ान साहब, कैसे देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? DG साहब, बिल्कुल आपने ये देखा कि जो जंग पीछे हुई मई में, इसमें जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया और उनके जो उनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद पाकिस्तान का जो ग्राफ पूरी दुनिया में अप हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के अवाम का मोरल और साथ में पाकिस्तानी अफवाज का एक मोरल बुलंद हुआ। अब दहशतगर्दी पड़ोसी मुल्क से हो, हमारे अंदर से हो, DGISPR ने इसको क्लियर कर दिया कि दहशतगर्दी कहीं से भी हो, उसके सहूलतकार या तो पाकिस्तान के अंदर भी बैठे होंगे, पाकिस्तान के बाहर भी होंगे, उन पर हमला किया जाएगा और कब भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह आप देखते होंगे कि अफगानिस्तान से पिछले कई सालों से, आप इसको कह दें कि एक पूरी दहाई से पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा और वहाँ जो दहशतगर्दी हुई, इंटरनेशनली भी लोगों ने वहाँ पर उसकी मदाखलत हुई। उसके बाद जो DGISPR जो पिछले काफ़ी अरसे से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि अफगानिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स आते हैं या वहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो बात साबित भी हो गई, चूँकि वो आज उनके फॉरेन मिनिस्टर इमारत इस्लामी के आज भारत में दिल्ली में गए, वहां पे उनकी दोस्तियारी और हाथ मिला के उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट, सुनिएगा। अफगानिस्तान कह रहा है भारत हमारा करीबी दोस्त है। बिल्कुल, ये आप देख लेना कि अफगानिस्तान के साथ पिछले 30 सालों से हम जो किरदार अदा कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके कामों के लिए, बल्कि हमने अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको पनाह भी हमने पाकिस्तान में दी, उनको यहाँ पालते रहे, पैसे भी खर्च किए, उनको सेव भी किया, उनको वॉर से भी दूर रखा। उसके बावजूद वो जो सिला दे रहे हैं इस वक्त आपके सामने है कि वो भारत चले गए और उन्होंने भारत जाके ये सारी बातें की। तो जब भारत, जाहिर सी बात है कि अब जब मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहा तो वो इस टाइप की चीजों को यूज करता है। बलोचिस्तान में देखें वो क्या करता है। इसी तरह वो KP में जो आज ये मामलात काबुल की तरफ से या डिफरेंट जगहों की तरफ से हो रहे हैं, इसको भी जो DGISPR साहब हैं उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कहीं सहूलतकारी कहीं से भी होगी, अब हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने ये कार्रवाई करके ये साबित कर दिया कि हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क में कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका जवाब आपको उसी तरह मिलेगा, उसी तरह। बिल्कुल ऐसे। गुलाम जिलानी साहब, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, इसका जवाब हम देंगे और हम जवाब का हक रखते हैं, और हमारी तारीख देख लें, हम इस तरह के मामलात में नहीं आएंगे, बातचीत से ही मसले हल होंगे। लेकिन DGISPR ने कहा बातचीत का वक्त ख़त्म, आप हम पर हमला करेंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे, हम भी हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। देखें, DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उन तमाम ममालिक के लिए जो है एक नशाइस्ता दीवार है जो भी पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो या और कोई भी ममालिक है जो ये समझता है कि वो किसी भी तरीके से इस पाकिस्तान की हदूद को डैमेज कर सकता है,
तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ काफ़ी है। और अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ कि इंडिया से सबक सीखना चाहिए था कि जिसके बलबूते पर आज वो इतनी बातें कर रहा है, उसका अपना हाल हमने आज से पहले क्या किया कि उनके हमने जो है सोते हुए लोगों को जो है उठने में मजबूर किया, और जिस तरीके से उनके पास टेक्नोलॉजी थी और सारी चीज़ें थी, और उसके बावजूद वो जो है किस सतह पे खड़े हुए हैं कि आज वो हर तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। उनका वजीर आज़म, उनका सदर, जो भी जितने लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डैमेज किया जाए। लेकिन मैं खराज अकीदत पेश करूँगा अपने पाक फ़ज़ाइया को, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के मफाद को डैमेज करने वाले लोग मौजूद थे उनको निस्तो नाबूद किया, उनके ठिकानों को जो है वो तबाह बर्बाद किया। तो हमारी शाहीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो फ़ज़ा में उड़ते हैं तो उसके बाद अपना टारगेट पूरा कर कर ही वो वापस पाकिस्तान आते हैं, वरना शहादत उनका जो है वो शहादत हमारी मिरास है। सलीम सचवानी साहब, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली, दिफा पर बात की, सारे मामलात की बहुत सारे सवालात उनसे हुए। एक सवाल हुआ गालबन इन्वर्टेड कॉमाज में खान साहब के लिए, उन्होंने कहा कोई मुकद्दम नहीं है, रियासत मुकद्दम है, शख्सियात मुकद्दम नहीं है। क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई शख्स नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि अगर आपके और मैं, हम पड़ोस में रहते हैं, आप और मैं, और हमारी दीवार टूटी हुई है, तो आपके बच्चे आके मेरे यहाँ पे तोड़ फोड़ करके जाते हैं, मेरे फल फ्रूट खा के चले जाते हैं, तो मैं आपके बच्चों को मारूंगा पीटूंगा नहीं, बल्कि दीवार को बड़ा कर दूंगा। यही खान साहब ने हल किया था। उन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो है वो फेंस फेंस लगाए थे और उसको सील किया था। बॉर्डर को सील किया गया था, जिसकी वजह से जो दहशतगर्दी में बड़ी हद तक कमी आ गई थी, और ये वाकई इक्का दुक्का जो आज दिनों में हो रहे हैं वो सालों की तक नौबत आ गई थी। मगर आपके सामने जो PDM की गवर्नमेंट आई, उनकी मौजूदगी के अंदर में, गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर में फेंस को सारा को तोड़ा गया, उन खारदार तारों को हटाया गया, और ये खड़े तमाशा देखते रहे। उस वक्त इनकी ज़हनियत कहाँ थी, उस वक्त इनकी मेंटालिटी कहाँ थी? जब जनरल बाजवा और अपना नदीम अंजुम साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर में यहाँ पे दहशतगर्द लाए गए और बिठाए गए और बसाए गए, उस वक्त इनकी मेंटेलिटी कहाँ थी, उस वक्त इनका दिमाग कहाँ पे था? आज आप लोगों की मेंटेलिटी कहाँ है? आप कह रहे हैं कि बातचीत करें दहशतगर्दों से। पहले मेरी बात मुकम्मल बोलने दो सर। 60 अरब के जो अमेरिका असला छोड़ के गया है अफगानिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझ रहे हो? आपके और अमेरिका के अपने से लड़ने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए छोड़ के गया? वो क्यों छोड़ के गया? जरा जहन के ऊपर आप गौर करें। वो $70 अरब का असला, पाकिस्तान के पास भी इतना असला नहीं होगा $70 अरब का। $70 अरब का असला जो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गया, वो चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चिंगारी जो है उसको बरके और आग लगे, और पाकिस्तानी कौम और अफगान कौम आमने सामने नबरदाज़मा हो। तो सर इस साजिश को समझने की जरूरत है। अफगानी पागल हो गए हैं, घुस के आ रहे हैं, हमारे लोगों को मार के जा रहे हैं, तो हम उनका क्या करें? लेकर 88 आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, इसका मतलब 9 से लेकर 88 तक अफगानियों को कौन आने दिया पाकिस्तान के अंदर में? मैंने आने दिया, आपने आने दिया, या खान ने आने दिया? तो वो सिला हमें ये देंगे? नहीं, बॉर्डर के ऊपर रखा जाता है पनाह गुज़ीनों को, उनको वहाँ पे खाना पीना, हर तरह की सहूलत, तालीमी सहूलत, हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ दी जाती है उनको। वहाँ पे शहर के अंदर एंट्रियां नहीं चाहिए। और तकरीबन 30-35 साल के बाद जब उनकी पैदाइश के बच्चे आज जवान होकर उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, तब उनको ख्याल है कि अफगानों को निकालो, बाहर करो। और जो दहशतगर्द है, जो बेगैरत है, जो चोर है, जो डिकेट है, जो दहशतगर्द है, उसके लिए कोई दो राय नहीं, उसको शूट एंड साइड होनी चाहिए। मगर उसके अंदर जो उनके सहूलतकार हैं, अब आपके CM पर ये इल्जाम है, आपकी KP हुकूमत कह रही है, और जेल में बैठा हुआ आपका बानी कह रहा है कि बातचीत करें। क्यों बातचीत करें? अफगान हुकूमत से बातचीत करना क्या गलत है? तो वो हमले कर रहे हैं आप लोगों पर। अफगान हमले कर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमले कर रही है, वो एक्सेप्ट नहीं करी, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बातचीत की, वहां पे जरगा बिठाया आपने? नहीं बिठाया अभी तक। आप जरगे में चले मैं आपको सुनवाता हूँ। चले जी सुनवाए DG ISPR की, पहले सुन ले सर। 14,500 जो है ना वो ऑपरेशन किए हैं, ये DG ISPR सभी कह रहे थे। चले मैं सुनवाता हूँ, मैं फिर जवाब लेता हूँ आपसे। किए हैं इन्होंने, आप बताइए उस ऑपरेशन के नतीजे में हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ। 2 लाख के करीब जो है ना गजा के अंदर लोग शहीद हुए हैं, मारा गया है इनको। अब उसके बाद नतीजा क्या निकला? रखे ना, ब्रेक पे पैर रखे, मैं आता हूँ। चले जी सुनवाए, ठीक है, बातचीत करना हमारे ठीक है। जवानों की जाने
पाकिस्तान की बात जब होती है कि उनसे बातचीत की जाए, तो पाकिस्तान ने तो शायद मुतअद्दिद मरतबा बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें डिप्लोमेटिक लेवल पे समझाने की कोशिश की कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। मेरी इन्फॉर्मेशन में तो 10 बिलियन तक की ऑफर भी पाकिस्तान की तरफ से की गई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कि आप ये जो TTP के लोग हैं जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, आप किसी दूर जाके अफगानिस्तान के अंदर आप इनकी वहाँ पे आबादकारी करें, लेकिन वो ऑफर भी नहीं एक्सेप्ट की गई। अब एक रिपोर्ट आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें TTP के जो कमांडर नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। इसके बारे में, स्ट्राइक के बारे में सर बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा अब अफगानिस्तान के वाले से पॉलिसी क्या होगी कि बार बार कहा गया कि रोकें इनको, नहीं रोका गया, तो अब क्या हार्ड परस्यूट होगा, वहां जाके कार्रवाइयां होगी, क्या होगा मुस्तकबिल में? ये जो आपने स्ट्राइक की बात की, इसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में और अफगानिस्तान के आई थिंक जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी जबान से भी कुछ स्टेटमेंट आई है, वी हैव नोटेड दैट। देखिए, अफगानिस्तान से हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। वी हैव हिस्टोरिकल कनेक्शंस, कल्चरल कनेक्शंस। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से ज्यादा मिलियंस ऑफ अफगान्स को यहां पे मेहमान नवाजी भी की है एट डिफरेंट टाइम्स। हम अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ये हमारा मुतालबा था, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने ना दे। फैज़ान रावत साहब, वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हम कई अरसे से मतलब हाथ नहीं जोड़े, बाकी तो हमने सब करके देख लिया ना। हमने कहा भाई ये आपकी सरजमीन में बैठे हैं, हमारे पास कोई है तो हम उनको मार के बोलेंगे ये मार दिया इनको। देखें, DG ISPR साहब ने एक चीज़ और वादे की कि 4 दहाइयों से हम इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यही बात हमने प्रोग्राम के शुरू में की थी कि हम इनके साथ जितना अच्छा सलूक कर सकते थे हमने उनके साथ किया। अब इस वक्त उनकी वहाँ पर गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, उनकी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन भी मिल चुकी है। अब तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि पाकिस्तान उनकी सरजमीन से हमारे यहाँ दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस सूरत हाल में उनको कई दफा तंबी भी की गई, पाबंद भी किया गया, बताया भी गया और डिफरेंट मेजर्स भी ले गए। उसके बावजूद अगर नहीं करेंगे तो किस चीज की बातचीत? नहीं तो इमरान खान साहब कह रहे हैं बातचीत से ही मसला हल होगा। देखिए, इमरान खान साहब तो पाकिस्तान को किसी हद तक जो है वो बर्बाद करने की हर किस्म की साजिश कर चुके हैं। अच्छा। 9 मई के वाकयात उनसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो फौज के खिलाफ और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, तीनों DG ISPR के खिलाफ, तीनों ISI के हेड्स के खिलाफ उन्होंने बबांगे दहल जो बातें की वो आपके सबके सामने हैं, और किस तरीके से वो डीरेल करने के लिए आखिरी हद तक गए। और वो सब चीज आपके सामने है। वो तो चाहते हैं कि हम उनके साथ बातचीत में एंगेज हों और उनके बंदे फिर आके हमारे पे कोई अटैक करें। ये जो चीज इन्होंने की है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जब आप किसी को उसको इस तरह की सजा देते हैं, इस तरह के लिए आप जवाब देते हैं, तो वो आपके सामने इंडिया है, उनके 6 जहाज गिरे, आज वो उनके जवाब, उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे कोई हमला करने की। और उन्होंने हमसे ज्यादा सलाहियत होने के बावजूद उनके पास राफेल मौजूद थे, S-400 मौजूद थे, उन सबको मट्टी चटाई है। इसी तरह इन दहशतगर्दों को भी, इन लोगों को भी सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया, बस ठीक है। गुलाम भाई सही जवाब दिया। जी बिल्कुल सही जवाब दिया। और मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर आपकी सरजमीन से जो है दूसरे मुल्क पर, जो आपका ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसके ऊपर जो है अगर इस तरीके के एलिमेंट्स जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुतादिद बार निशानदेही करने के बावजूद आपने उनसे किसी किस्म का कोई रवाबित करने की कोशिश नहीं की, उनसे किसी किस्म के डायलॉग करने की कोशिश नहीं गई, उनको मना नहीं किया गया, और वो टाइम टू टाइम जो है वो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इन किस्म के मामलात में मुलव्विस रहे, तो मैं समझता हूँ कि आखिर हल तो फिर यही है कि जब इतनी दफा समझाने के बावजूद अगर आपकी समझ में एक बात नहीं आती तो फिर नहीं आती समझ में ना। अब वो मैं जो आपको सुनवाने लगा हूं वो सुने कि DG ISPR ने मजीद क्या कहा, फिर सलीम साहब के पास जाते हैं। सुनाए जरा सलीम साहब को कि हमें आप अपनी सियासत में, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई यह समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, यह हमें कबूल नहीं है।
अगर एक फर्दे वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। आपने सुना डीजी ISPR क्या कह रहे थे, और इस पे चूंकि बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। एक वक्फे का मुझे कहा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक से पहले आपने सुना डीजी ISPR ने कहा था कि आपकी सियासत आपको मुबारक, रियासत से कोई मुकद्दम नहीं है, और पर्टिकुलरली एक पार्टी की तरफ उनका इशारा था, और गालबन उनको पहले ऐसा लगता था कि खान ही सब कुछ है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नारे भी लगे थे 9 मई को, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान है सलीम भाई, लेकिन खान जेल में है। सर ये नारे जरा सुनवाए ना मेरे को, आई तो आपने लगा दिया ना नारा, ये नारा मेरे को सुनवा भी दे। सर मैं भेज दूंगा आपको ना, भेज नहीं थे मेरे को, अभी सुनवा दे। 9 मई को आपकी सर, खातून, आपके कितने लोगों ने कहा था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। खान नहीं तो पाकिस्तान, नारा सुनवा दें। मतलब आप जैसे वो कर रहे हैं, ये कौन कौन से इदारों में काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। नारे लगाने वाले जिन्होंने मुझे इस बात का जवाब दें, क्या रियासत पर खान साहब मुकद्दम है? पहले से जिन्होंने शीशे तोड़ दिए थे कोर कमांडर हाउस के, वो कौन थे? जिन्होंने पहले से आग लगा दी रेडियो पाकिस्तान को, वो कौन थे? अब जबान न खुलवाए ना सर, अभी आपको पता नहीं है कि कौन थे वो सारे। और वो कौन था जो कह रहा था चले GHQ की तरफ? सर ये तो नहीं, शहरियार आफरीदी उसका नाम था। GHQ के अंदर जाने का तो नहीं बोला। तो नाम कैसे लिया? GHQ ने क्या बिगाड़ा आपका? खान साहब को अगर उठा के लेकर गई है तो वो वांटेड थे। एहतजाज करना है तो वो कर सकता है सर। हम मौजू से हट जाएंगे, आप मौजू पे आ जाए। ठीक है, मौजू मेरा ये है कि खान साहब मुकद्दम नहीं है, और आपकी KP की गवर्नमेंट कह रही है कि बातचीत करें, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होती। सर बिल्कुल, वो दहशतगर्द है जिन्होंने बॉर्डर तोड़ रहे थे और वो खामोशी इख्तियार की थी, वो दहशतगर्द है असल में। जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए की, जिन पे कल स्ट्राइक हुई है वो भी दहशतगर्द है। जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए के पैसे लगा के वो बार लगाई गई थी और उसको तोड़ने दिया गया, जिन्होंने जिनके हुक्म पे वो बारें टूटी हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनको शूट आउट करना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से हो चाहे अफगानिस्तान के अंदर। क्यों कि अगर हमारी दीवार ऊपर है, हमारे बार बंद है, बॉर्डर बंद है, तो वहां से कोई आ ही नहीं सकता। तो अब हम अपने आप को सेव करें ना, अपने घर को सेव करें, अपनी बार लगाएं और बॉर्डर को। इत्तलात ये भी है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से काम निकाला, वो उसका काम नहीं कर रहा था। सोहेल आफरीदी ने यकीन दहानी कराई है कि मैं पूरी फौज लेके अपनी पहुंचूंगा, इस्लामाबाद पे हमला करूंगा और उसमें तालिबान साथ होंगे मेरे। पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है, और आप वही बचकाना बातें कर रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहा इस वक्त? कल 2-3 दिन पहले हमारे चढ़ाई करेगा सोहेल आफरीदी, मर गए, कितने सिविलियन 13 में मर गए हमारे, तो आप कह रहे बाजौर में मर गए, कितने हमारे बाजौर के अंदर मारे गए, कितने हमारे दीगर जगहों पे मारे गए। और इसमें जो है ना गलतफहमियां निकली, बाद में मालूम पड़ी गलतफहमी के बुनियाद पर अटैक हो गए। और वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कोलेटरल डैमेज है। कोलेटरल डैमेज सर ये इस्लाम में नहीं है, कोलेटरल डैमेज इस्लाम में नहीं है। एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 100 गुनाहगारों को छोड़ना पड़ता है तो छोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, मगर उस बेगुनाह को आप नहीं सजा दे सकते। ठीक है, ठीक है, गुलाम भाई, बार तोड़ने वाले इस मुल्क के गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। जिन्होंने वहां से बॉर्डर से बाहर हटाई है, बाहर लगाई जाए, बाहर को बंद किया जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील किया जाए, न वहां से कोई आ सके न कोई जा सके। जिसको आना है कानूनी तरीके से, जिसको जाना है कानूनी तरीके से जाए। इसके अलावा उसका और कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है सर। आपने सुना, कोई मुकद्दम नहीं है, रियासत मुकद्दम है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अपनी गलतफहमी निकाल ले। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। रियासत हमारी जो है, हमारे इदारे जो है वो मुकद्दम है, और हमें उनके ऊपर बड़ा फख्र है कि जब हम और आप जो है बड़े सुकून के साथ जो है एसी वाले कमरे में सो रहे होते हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर जो है अपना फराइज अंजाम दे रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी। अगर वो भारत के पीछे हैं तो भारत की पोजीशन अब ये हुई है कि वो थरपारकर में जानवरों के ऊपर अटैक करके जो है वो अपने आप को खुशी महसूस कर रहा है। थरपारकर में जो उन्होंने 20 से 25 जानवरों के ऊपर जो है वो अटैक किया और उनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी। तो मतलब इतना ही सोच के अगर अफगानिस्तान थोड़ा सा जो है वो अपने आप को इन चीजों से अलग करे, इंडिया से अलग करे, मुसलमान मुल्कों का बदमाश बनता था, अब वो जाके भारत में बैठा और कह रहा है मेरा ये जिगरी यार है। नहीं, बिल्कुल एक जंगजू कौम है। अगर आप अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने जो है रशिया के साथ मिलकर जो है दूसरे जो मामलात हुए, फिर वो अफगान वार हुई, दूसरी चीजें हमारे मतलब, लेकिन उनको ये चाहिए है जमीन इस्तेमाल होने दे रहा है। अब उनका सिनेरियो ये बनता है कि जहां पे भी पाकिस्तान की नाम आता है तो वो हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हों। क्रिकेट को उन्होंने सियासत में तब्दील किया और उन्होंने जिस तरीके से इंडिया का साथ देने की कोशिश की। दुबई में मैच हो रहा है लेकिन वो नारे जो है वो इंडिया के लगा रहे हैं, इंडिया के लगा रहे हैं। मैं आपको चूंकि हमारे इस वक्त स्टूडियो में
मुल्क के 3 बड़े स्टेक होल्डर की नुमाइंदगी करने वाले लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान। आपका बड़ा स्टेक है और आप लोग ही इस पार्लियामान का हिस्सा हैं, आप लोग ही लेजिस्लेशन करते हैं, फिर इन्वर्टेड कोमाज में सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं। आप लोग ही अवाम का खून पीते हैं, आप लोगों ने महंगाई कम नहीं की, आप लोगों ने बेरोजगारी दी है, आप लोगों ने हमें खराब सड़कें दी हैं, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब की है। इस सब की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर बनती है। सुनवाए जी, जरा प्रोड्यूसर फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं, तो शो को आगे बढ़ाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के असल वारिस हैं, जो सलाहियतों के साथ और कमिटमेंट के साथ अब मैदान में उतर रहे हैं। बेटा खैर मनाना फिर उसके बाद, और ये समझ रहे हैं कि ये इनका हनीमून हमेशा कायम रहेगा। मैं पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। पहले गैस सिंध से निकलती, सिंध को मिलनी चाहिए, बलूचिस्तान से निकलती, बलूचिस्तान को निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आप मरी चले जाएं तो वहाँ पर गैस की कोई कमी नहीं, और ये समझ रहे हैं कि ये इनका हनीमून हमेशा कायम रहेगा। मैं पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे सोना जी, अब चादर आपकी ना जा रही है। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं हनीमून पीरियड ख़त्म, जाने वाले हैं आप लोग। ये फारूक भाई हमारे बड़े भाई हैं कि इनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते, और इनकी बातों की कितनी अहमियत है वो आप सब लोग जानते हैं कि क्या है। अच्छा, अहमियत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं तो क्यों नहीं जाएं आप लोग? आप लोगों ने कौन सी दूध और शहद की यहाँ नहरें भाई हैं? फारूक भाई ने बिला शिरकत गैर 30 साल इस शहर पे हुकूमत की, ये अपने 30 साल के काम ले आए। हम गुज़श्ता 2 सालों के काम ना ले आए चल रहे हैं। 17 सालों में आपने क्या इस शहर को आपने बड़ा कुछ पेरिस बना दिया, वो बताएं हमें। इसी 17 साल में इनके 2 मेयर रहे, 2 मेयर इनके हुकूमत करते रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे और उसके बाद वसीम अख्तर साहब भी थे, उसके बाद मुर्तज़ा साहब तो भी 2 साल से चीजों को देख रहे हैं। और उस 2 साल की जो इनकी तो बिला शिरकत गैर 30 साल से हुकूमत रही है ना शहर के ऊपर, कम से कम इस शहर पे बिला शिरकत गैर 30 साल से हुकूमत करते रहे। अपनी चीजें ले आए, हम ले आते हैं। KMC को बर्बाद इन्होंने किया, ओवर एम्प्लॉयमेंट करके वाटर बोर्ड बर्बाद इन्होंने किया, बर्बादी वाटर बोर्ड पूछूंगा ना, वो बैठे गुलाम भाई, आप अपनी आबादी बताएं कि हमने ये आबाद किया, हमने ये एम्प्लॉयमेंट की, हमने ये सड़कें बनाई, वो बताया। कोई भी काम करने जाते हैं पता चलता है जी वाटर बोर्ड के पास इसका ब्लूप्रिंट ही मौजूद नहीं है कि उसकी सीवरेज की लाइन और वाटर की लाइन कहां से जा रही है। जब उसको खोद दिया जाता है तो पता चलता है नीचे से 8-10 लाइनें जा रही हैं। उसके लिए फिर मजीद बजट मांगा जाता है और वो प्रोजेक्ट लंबे हो जाते हैं। आप ये जो करियाबाद का अंडरपास है, इसकी भी वजह यही है। और जो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड देख रहे हैं, इस पे इंजीनियरिंग फॉल्ट के बाद जो चीजें निकली, उसका भी एक वजह और भी है ना, आप लोग वफाक से लड़ते भी तो हैं। देखिए वफाक आप लोग मरियम साहब ने कमिटमेंट के बाद खुद मुख्तार हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में ग्रीन बस की इनॉग्रेशन की थी। फिर वो मरियम साहब वो उज़मा कह रही थी ना, फिर मरसू के तुम लोग आप लोगों को वो नारे पड़ जाते दौरे। वफाक ने दूसरे सूबों के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर, सारे मेरे शहर हैं, सब में 2 साल 3 साल में अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए। ये 21 किलोमीटर का जो ग्रीन बस का प्रोजेक्ट था 2013 में नवाज शरीफ साहब ने इसको वो कह रहे हैं ये लोग चोर हैं। 2015 में कर सके पे एतमाद ही नहीं कर रहे। वो कह रहे ये लोग चोर हैं। ये अब आपको पता है आपके चेयरमैन के लिए क्या क्या अल्फाजात कहे जा रहे हैं कि सिंध में कुछ हुआ नहीं है, बिलावल भीख मांगने के लिए। इसकी वजह यह है कि 9 लाख क्यूसिक पानी हमने निकाल दिया, आपसे 2 लाख क्यूसिक नहीं संभला। आपने शिगाफ लगाए, शहरों के अंदर पानी, पूरे शहरों को पानी लगा के डुबो दिया। आप कम से कम आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरीके से पानी से निपटना। हमने तो 8-9 लाख क्यूसिक पानी हर साल निकाला है। 10 लाख से ऊपर जाता है तो हमें परेशानी होती है। तो फिर मुझे लग रहा है अब 2010 भूल गए, 2022 भूल गए। 11 लाख क्यूसिक के सैलाब थे। और ये जो सैलाब इन्होंने आपने शहर डुबाए हैं सिंध के। बिल्कुल देखें, उस वक्त सैलाब की सूरत हाल 12 लाख क्यूसिक थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली जब पानी वो चीजें करके निकला तो शहरों की तरफ आया। इनकी तरफ तो इन्होंने शगाफ लगा के शहरों की तरफ उसका रुख मोड़ा है। अब मुझे बताएं इनको शेर साहब बंद तोड़ने के किसने कहा था? अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा ऐसा दुख तो नहीं है ये कि यार ये लोग अपनी सेटिंग कर गए, हम नहीं कर सके। किस बात की? सैलाब इधर भी आता, थोड़ा सिस्टम बनता, नोट बनते, इंटरनेशनल इमदाद आती, कुछ लोग आपको दुख रह गया कि यार ये पानी ज्यादा आ जाता। ये मैं नहीं कह रहा, अपनी बैड गवर्नेंस, ये यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने आप पर इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी का धंधा होता है जब सैलाब आता है। बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए आप किसी पे कोई भी इल्जाम लगा दें कि जी ये ऐसे है, ये फलाना है, ये चीज है। अपने जो प्रोजेक्ट आपके दिए हुए थे 2013 का प्रोजेक्ट था, 15 में मुकम्मल कर लेते, 17 में कर लेते, 18 में कर लेते, 3 साल इमरान खान मुसल्लत हो गया, भाई उसके बाद कर लेते। आपके चचा तो रहे ना, आपकी लड़ाई आपके चचा से मुसल्लत नहीं हुआ, आप लोग ने एक्सेप्ट किया था। आपने कहा था खान साहब जैसे भी आए हम आपको एक्सेप्ट। तो उसकी वजह है ना
किसको क्या करते? पाकिस्तान को तो आगे चलना है ना, जमहूरियत को तो आगे जाना है ना। क्या इनके लीडर पे एतबार करते जिन्होंने वो पाकिस्तान आर्मी को स्टेक पे लगा दिया, पाकिस्तान की सालमियत को स्टेक पे लगा दिया? किस पे एतबार करते? किसको? ये गुलाम भाई को कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इनकी तरफ इशारा किया। ये दुबई भाग जाने वाले के ऊपर किस पे वो करेंगे? देखिए, आपके जो लीडरान है, आप वजीर आला लेकर आए पंजाब का, फेल। आप केपी का पहले वाला लाए, वो फेल। अभी लाए, वो फेल। आपको 14 सीटें शहर ने दी, आप तो एक रात आगे शहर में नहीं सोए। अगर आपको शहर से हमदर्दी होती, आप आते यहाँ काम करते, कोई ना कोई डेवलपमेंट देते। आपको मेगा प्रोजेक्ट तो आप दे सकते थे ना। यही आरिफ अलवी साहब ने कहा जी डिसैलिनेशन प्लांट हम देंगे। डिसैलिनेशन प्लांट क्या? आपने तो कराची का पानी जो एक बूंद आगे नहीं बढ़ाया। आप ये वादे देख लेना इनके आने से पहले कि जी हम डिसैलिनेशन प्लांट लाएंगे, मेगा कुछ प्रोजेक्ट एनडीएमए के साथ मिलकर नाले वाले तो बनाए ना। कुछ भी नहीं किया। एनडीएमए ने खुद वो फैसला करके नाले बनाए, और उसको एग्जीक्यूट किसने किया? केडीए ने एग्जीक्यूट किया। आपके सामने गुजरनाला एग्जीक्यूट किया। अब आप मैं आता हूं, मैं सेकंड स्टोरी पे आता हूं। गुलाम जलाली साहब, अब अवाम पता है क्या, अवाम कह रही है एक दूसरे पे इल्जामात बहुत हो गए, कहीं ऐसा ना हो पहले इस डेमोक्रेटिक माहौल से ना अवाम थोड़ा सा बेजार हो गई है ना। ये कह रही है सारे ये आते हैं, बैठते हैं, अपने भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आपके गिरेबानों में जब अवाम हाथ डालेगी कैसा लगेगा? सईद भाई, पहले तो मैं फैज़ान भाई की बात का जवाब दूं। मैं तो समझ रहा था कि ये कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, यहाँ बैठ के भी सारी चीज़ें करेंगे कि यार 17,000 अरब रुपए जो है वो इस 15-17 सालों में जो है वो हमें मिले, और हमने शहर कराची में जो है वो दूध की और शहद की नदी, वो सिर्फ ज़ियाउद्दीन की हद तक तो मुझे नज़र आई। वो भी चीफ जस्टिस साहब ने दिखा दी थी, वरना हमें तो आज तक वो ज़ियाउद्दीन में वो दूध और शहद की नहरें भी नज़र नहीं आती जो पीपल्स पार्टी के काबीना ने वहाँ पे। तो असेंबली से उठ क्यों नहीं जाते? देखिए, मसला ये है कि सब कुछ आपके पास होते हुए हाँ, आपने शहर कराची को क्या दिया? आपने हब डैम से जो हाँ, कैनाल निकाली, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मीडिया है जिसने वहां जाके कवरेज नहीं करी? उसने नहीं बताया कि ये 10 से 12 अरब रुपए जो आपने इस पर खर्च किए, और ये ऑन होने से पहले ही जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई। लेकिन उसके ऊपर कभी चूना कर कभी उसके ऊपर जो है सिर्फ सीमेंट की बोरियां लगा के और ये बताया जाए कि यार देखें ये हुआ था। और ये भाई नहीं, वो बोरियों का इल्जाम आप लोग भी लगाते हैं कि आप लोग लाइनें बंद कर देते हैं, नाले बंद कर देते हैं। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ हब कैनाल की ना, जहां से शहर कराची को पानी मिलना है, और उसकी सूरत हाल ये है कि उसके ऊपर अपने 12 अरब रुपए लगाए। उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब जो है वो 500-500 रुपए के टिकटॉकर्स को वहां बेच के नहीं जी ये हो गया फलाना हो गया। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। ठीक है भाई, आपका काम था, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार हमने इसको किया था, ये खराब हो गया, इसको दोबारा से हम बनाते हैं। शारा भुट्टो जब भाई तो हमने पूछा, वो कह रहे हैं कि इस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोबारा बना के देगी। मतलब है आपने अभी 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल में बना रहे हैं, फिर 5 साल जो बह गया उसको फिर बनाने में 5 साल और लगाएंगे। हाँ। वो जो 5 अरब रुपए का, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, 5 रुपए का प्रोजेक्ट था, जब तक वो 500 रुपए पर ना जाए अच्छा, उस वक्त तक आपने जो है ना सुकून से बैठना ही नहीं है। ये तो शुक्र अदा करें कि पीपल्स पार्टी के कुछ वडेरे, कुछ जागीरदार जिनकी रोडी केनाल के पास जो है ज़मीनें थी और सारी चीज़ें थी जो हर दफ़ा सैलाब में बह जाती थी, वो अपने अपने लोग लेके 1000-1000, 2-2000 लोग लेके वहाँ बैठे रहे। वरना ये काबीना पानी जो है अभी वहाँ था, पंजाब में पानी था, और ये पहले से वहां जाके इन्होंने डेरे डाल लिए थे सक्खर में और रोड़ी में कि बंद तोड़ना हमने जो है बंद तोड़ने। और ये बीबीसी ने दिखाया ये चीज कि यार ये मतलब अभी यहाँ पे आने में 15 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, लेकिन पूरी सिंध काबीना जो बंद तोड़ने की तैयारी कर रही थी। बंद तोड़ने नादिर मक्सी कहाँ जाके बैठे थे? नादिर मकसी 1,500 लोगों को ले जाकर वो कह रहे थे कि मैं तोड़ने नहीं दूंगा, मैं तोड़ने नहीं दूंगा। हाँ। और वो है किसके, कौन है वो? हाँ। सिंध काबीना का पहले भी हिस्सा रहे, अभी भी पीपल्स पार्टी में थे। जब इनके अपने लोग और आजू बाजू के जितने वडेरे थे, सब लोग आके वहां बैठ गए, लोग आके कोटरी के बैराज पे बैठ गए कि यार ये लोग जो है वो जमीन तोड़ेंगे और ये हमारा जो है बेड़ा गर्क करेंगे। यूनिवर्सिटी रोड आपके सामने है, आयशा मंजिल का, सॉरी इसका करीमाबाद का अंडरपास आपके सामने है। तो ये आप हम सारा दिन ट्रेवल करते हैं ना, तो ये बन क्यों नहीं रहा? सर बनने के लिए नियत चाहिए ना। अगर हमारे दो अभी जिस तरह फैजान भाई ने बोला कि हमारे 2 मेयर थे, हमारे 2 मेयर जब तक रहे तो इस कराची ने तरक्की करी। फारूक सत्तार मेयर था तो उन्होंने खुद रोडों पे झाड़ू लगाई। आज मुर्तजा वहाब क्या कर रहे हैं? एम्प्रेस मार्केट के ऊपर कलर करवा रहे हैं कि जी ये ब्लॉक सही नहीं लगा था, ये ब्लॉक नहीं। अबे भाई अभी मुल्क को जरूरत है, शहर को जरूरत है रोडों की, पानी की, बिजली की, गैस की, और आप जो है एम्प्रेस मार्केट को सही कर रहे हो, फ्रेयर हाल को सही कर रहे हो। तो आप इस मुल्क का पैसा, इस शहर का पैसा, मतलब आपसे कोई बुग्ज तो नहीं? वो कह रहे हैं इनको बुग्ज है, इनको मेरा काम नजर ही नहीं आता। हमें हर उस आदमी से बुग्ज है जो कराची के पैसे को जाया करेगा। चले मैं आता हूं आपके सलीम सजवारी साहब, चूंकि कराची ने आपको मैंडेट दिया,
फिर मुझे याद है जब आपके एमएनएस थे उनको स्पेशल फंड दिए कि आपने हलकों में जाएं, तज़ीन और आराइश का काम करें, सड़कें बनवाएं, सेवरेज का निज़ाम बेहतर करें। बहुत सारे एमपीएस ने किया, एमएनएस ने किया काम। मुझे याद है सरजानी की जो आपके एमएनए थे आफ्ताब जहांगीर, उन्होंने भी किया, लेकिन जो करना था न कर सके और आज आपका मैंडेट। सर उस दौर के अंदर में ये एमएनए ही काम कर रहे थे कराची में, बाकी सिंध गवर्नमेंट तो गायब थी। सिंध गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं कर रही थी। अवाम ने आपको गायब कर दिया। हालांकि मैंडेट सिंध गवर्नमेंट का था कि वो कराची के लिए और सिंध के लिए काम करे। 18वीं तरमीम के बाद इनके पास मुकम्मल इख्तियार है और 1141 अरब रुपए सिर्फ हमारे सीएम साहब के कस्टडी में आते हैं। वो जहाँ चाहे जिस तरफ चाहे वो खर्च कर सकता है। बाकी मिनिस्टर, बाकी एमपीएस और दीगर जो इनके अखराज आते हैं मेयर के और ये सब अलग हैं। आप बताओ इतना पैसा होने के बावजूद भी आज सिंध की हालत और कराची की हालत क्या है? क्या ये हालत होनी चाहिए? तो यकीनन आप कहेंगे नहीं, और नहीं है तो फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन से सुराखों में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? इस तमाम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस तमाम की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान पर खर्च क्यों नहीं होता, बैरून ममालिक में क्यों प्रॉपर्टियां बनती है, बैरून ममालिक में क्यों अकाउंट खुलते हैं, बैरून ममालिक में यहाँ लोगों को इलाज की सहूलियत नहीं है और ये अपने इलाज के लिए जो है ना बैरून मुल्क जा रहे होते हैं। कोई दुबई जा रहा होता है, कोई लंदन जा रहा होता है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा होता है। इनके पास आवाम के लिए कुछ नहीं है, मगर आवाम के पैसे को लुटाने के लिए इनके पास सब कुछ मौजूद है। और क्योंकि आए फॉर्म 47 के जरिए आवाम के वोटों से आए नहीं है ये, अगर आवाम के वोटों से आए होते तो उनको आवाम का ख्याल होता। अच्छा, यही अगर आप जीत जाते, जैसे 18 में आप लोग जीत गए थे, उस वक्त की ऑपोजिशन ने कहा था कि आप सिलेक्टेड हैं, तो तब आपने कहा था हाँ हम मैंडेट मिला है। आज नहीं मिला तो आपने कहा नहीं हमारे साथ धांधली हो गई। मतलब मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा तू नहीं, हार गए। हार को भी तो तस्लीम करें। देखें पाकिस्तान के वाहिद हुक्मरान इमरान खान साहब जिन्होंने इस चिक को खत्म करने के लिए काम किया कि भाई ये दांधली हो गई का जो हर दफा राग अलापा जाता है उसको खत्म करने के लिए उन्हें ईवीएम मशीन लेके आए। और उस कानून को रोल बैक किसने किया? पीडीएम की गवर्नमेंट ने रोल बैक किया। क्यों किया? क्योंकि इनको तो दांधली से आना था। एक इलेक्शन के अंदर दांधली के जरिए पैदावार अपनी बढ़ानी थी इनको। और आप देख लें इसका फॉर्म 47 के जरिए ये आए और फॉर्म 47 के जरिए आने वाली ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है। ये पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त जो हुकूमत है फॉर्म 47 से आने वालों की वाहिद हुकूमत। वैसे वो कहते हैं ना वो अक्सर एक सेंटेंस है पंजाबी का, रुलते गए आप पर बड़ी आई है। वैसे आप लोग रुल तो गए, कानूनी तरीके से ऐसे आटे में से बाल की तरह आपको निकाल के अदम एतमाद से बाहर फेंका। तो ऐसा कोई कानूनी मामला आप भी लाएं असेंबली में? सर कानूनी मामला के जरिए ये अभी तक हट चुके होते हैं। अच्छा, मगर ये 26वीं तरमीम क्यों लाई गई? जजों को क्यों इधर उधर से पकड़ के भर्तियां की गई? क्यों इधर से उधर से जो ना जजेस को तबादले किए गए? क्यों 6 जजेस की आवाज नहीं सुनी गई? आज भी 5-6 वो जजेस डटे हुए अपनी जगहों पे। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में गए अपने इंसाफ के लिए, क्यों उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा? उनको अब तक को टाला जा रहा है। सर यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब कानून लगा दिया गया है और जब तक ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कानून खत्म नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ठीक है, मैं वक्फा एक मुझे वक्फे का कहा जा रहा है। कभी गिलगित बल्तिस्तान के मसले में, कभी खैबर पख्तूनख्वा के मसले में, कभी बलूचिस्तान के मसले में, कभी कराची के मसले में, कभी सिंध के मसले में, कभी पंजाब के मसले में पाकिस्तानी कौम को उन्होंने उलझा कर रखा हुआ और पाकिस्तान की मादनियां लुट रही है। खरबों डॉलर की लूट चुकी है। पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 160 अरब का है। ठीक है, वक्फा लेते हैं सर, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर रहे थे करप्शन पर और अकरबा परवरी पर। चूंकि अब बारी पीपल्स पार्टी की है, बड़ी बड़ी हमने वो बाहर से इमदाद और वो सैलाब के फंड्स, BA ISPA के फंड्स छोड़े सब। महकमा वर्क्स एंड सर्विस के एक साहबा भी रिटायर हो गए और रिटायर क्यों? हम लोगों ने बहुत सारी खबरें ब्रेक कर दी थी। उन्होंने 2 साल एक्सटेंशन के लिए आगे अप्लाई किया हुआ था, CNSE से एड्रेस भी हटवा रहे थे। अब उसका नाम है अब्दुल मजीद पनियार। 8 अरब की उस एक अफसर ने करप्शन की है। 8 अरब की जाली स्कीमें, मुतादिद स्कीमें, ऑफशोर कंपनीज। जाके कश्मीर कदकोट उधर के जाके आप पता करेंगे ये कौन है अब्दुल मजीद, आपको पता चलेगा ये मिनिस्टर का खास आदमी था पीपल्स पार्टी का। और उसने उसी की महकमे में उसके भांजे भतीजे एक बड़ा कुंभा है। अभी वो मैंने कहा था कि मजीद साहब आप तो चले गए, लेकिन अभी आपकी शाखें, आपके बेटे आफ्ताब, आफाक, वो सब अभी हैं। फिर उनको वो तरीके आप बता कर गए कि कैसे सरकारी खजाने को लूटना है। 40-40 गाड़ियां उनके पास हैं, 40-40 एकड़ इन्होंने कौमी खजाने से ज़मीनें ली हैं, उनके मुतादिद फार्म हाउसेस हैं। उन्होंने 400 से 500 मवेशी अभी आके बेचे।
एक अफसर की इतनी अयाशी हो रही है यहाँ पे, फैजान साहब कहाँ बात करें, मुझे जस्टिफाई करें ना जरा, करप्शन कैसे रोकेंगे? मैं पहले जिलानी साहब का और उनका सचवानी साहब का जवाब देता चलूं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर वो देंगे, 1 करोड़ नौकरियां वो देंगे, IMF से कर्जा वो नहीं मांगेंगे, भूखे मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। वो तो पुरानी बात नहीं है, अब वो चाहे वो जेल में है ना, अभी की बात है। दूसरी बात ये कि जब आप आईनी तरीके से, मैं जवाब दे रहा हूँ अभी बीच में, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप 3.5 साल यहाँ पर रहे, जब आईनी तरीके से आपको हटाने की कोशिश की गई, आपको हटाया गया, तो आप तो वो उसी तरह आपने क्रिकेट में किया जैसे हम गली मोहल्ले में करते हैं, जी मेरा बल्ला मेरी बॉल तो मैं लेके चला जाता हूँ, मैं नहीं हूं तो मैं नहीं हूं तो असेंबली में गिरा दूं, मैं नहीं हूं तो असेंबली में गिरा दूं। ये आप तो पंजाब असेंबली में भी आपके पास थी, केपी भी आपके पास थी। इस केपी, इस पंजाब जिसका मरियम साहबा भी, इमरान खान साहब भी बहुत जोर शोर से बताते हैं तरक्की हुई, तो मेरे भाई ये माइग्रेशन सिंध के अंदर क्यों होती है? पूरे पाकिस्तान की माइग्रेशन सिंध के अंदर क्यों होती है? कराची का एक मसला ये भी है ना, 30 साल से जो आबादी यहाँ पर रह रही है उतनी ही आबादी बाहर से माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गई है और वो यहाँ रहते हैं। अब जब वो बजट हमें इशू होता है पर हेड के हिसाब से, फर्ज कर ले, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर शहर की आबादी लिस्टेड है 2 करोड़ 30 लाख, बहुत कम है फैजान साहब, करप्शन कैसे रोकेंगे? करप्शन इसी तरह रुकेगी ना। अब आप बात समझे ना कि भाई जो जितने लोग एक सरकारी अफसर अरबों रुपए लूट के रिटायरमेंट लेकर चला जाता है, गिरफ्तार करें, कौन करेगा? इदारे गिरफ्तार करेंगे, आप लोग करें। मैंने निशानदेही की, मैं पब्लिक का एम्बेसडर हूं, देखिए मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपने बताया कि सूबाई इदारे का फलाना, और पता है वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लें। मैं जवाब मैसेज भिजवाया उन्होंने, बोला साजिद और इस जैसे जो करना है करें, नैब को भी पैसे देता हूं मैं। देखें मेरी बात खत्म कर ली बात। अब ये आपने बात कर दी ना, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई अफसर को मैं जानता ही नहीं हूँ, इस अफसर के बारे में कोई अगर ऐसी चीज है भेजूंगा, बिल्कुल इसके खिलाफ तहकीकात कराएं, भेजू चीजें। अब ये हवाई बातें, मैं चीजें भेजूं, इतनी चीजें तो जमीन आप कार्रवाई करेंगे। देखिए फार्म हाउस तो घरों पे नहीं जा सकता ना किसी के, कार्रवाई करेंगे, मवेशी बेच सकता है, कार्रवाई करेंगे। देखिए मवेशी बेच सकता है, गाड़ियां बेच सकता है, जो फार्म हाउसेस का जिक्र किया, जमीनों का जिक्र किया, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, तो उसका इंक्वायरी करा लेते हैं। आप करवाएंगे? बिल्कुल आप करवाएंगे, हम फॉरवर्ड कर देंगे, आपके कहने पे सीएम साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। चले करवाएंगे जी इंक्वायरी, अब्दुल मजीद साहब छोड़ेंगे नहीं, आपको बोला था मैंने। दूसरी चीज ये कि जो इन्होंने भाई ने बात, मैं आपको एक सॉरी तवक्कुफ ब्रेक, एक लाइन पे आ चुके चौधरी फारूक साहब। सर आप लाइन पर है चौधरी साहब? जी चौधरी साहब, चूंकि आप डेयरी फार्म एसोसिएशन को भी नुमाइंदा है उसके, ऐसा ही है? जी ऐसे ही मैं बात कर। तो आप लोग माफिया का रूप इख्तियार कर गए हैं, आप बदमाश बन गए हैं, आप कह रहे हैं 300-400 में दूध कराची वालों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप लोगों की बादशाही है। सर सबसे पहले तो मैं मेट्रो 1 न्यूज का साजिद साहब आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोग्राम में रखूं। सर अल्लाह माफ करे, हम तो समझते हैं कि इससे अजर वाला कोई और काम नहीं है जो डेयरी फार्मर कर रहा है, किसान कर रहा है। किसान बेचारा रुल रहा है, किसान को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें माफिया कैसे कह सकते हैं साहिब साहब? नहीं माफिया हम आपको कहेंगे ना, आप धमकी लगा रहे हैं कि दूध नहीं मिलेगा कराची वालों को 500 से कम, 300 से कम। क्यों भाई? सर बात यह है कि क्या आप नहीं समझते कि सैलाब आया है पाकिस्तान में? क्या आप नहीं समझते हैं कि डेयरी सेक्टर इससे मुतासर हुआ है? मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं आपका वेल विशर हूं, तो हुकूमत सब्सिडी दे रही है, वो कह रही है मैं जानवरों के भी पैसे दूंगी आपको, लेकिन आप धमकियां क्यों लगा रहे हैं अहले कराची को? सर मुझे तूड़ी आज 1100 रुपए की मिल रही है, जबकि मेरी जो पिछले नोटिफिकेशन में है उसकी कास्ट मेरी 550 थी। आप मुझे 550 की तूड़ी दिला दें, हम रेट नहीं बढ़ाते हैं। आप ये एहतजाज करें विफाकी हुकूमत को, आप अपने लेकर जाएं रिजर्वेशन, लेकिन आप ये ना कहें कि अब हमें जी वो भूसा महंगा मिल गया तो अब हम भी दूध महंगा बेचेंगे। सर बात ये है कि अगर हमें कास्ट नहीं मिलेगी तो उससे नुकसान। अच्छा वैसे एक बात बताएं, केमिकल दूध में आप मिलाएं, भैंसों को इंजेक्शन जहरीले आप लगाएं, जहर आप हमें पिलाएं, फिर अपने पसंद के पैसे भी आप लें, आपको कौन पूछेगा? सर आप कैसे कह सकते हैं साहिब साहब, आप लटका दें उसको। हम तो इसके खिलाफ हैं, केमिकल वाले दूध के खिलाफ। हम तो कराची की आवाम को 6 वो यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। कोई गुलाम जलानी MQM के साबिक MP है, वो कह रहे हैं फिर सारे लटक जाएंगे, दुकानें सील हो जाएंगी, धंधा बंद हो जाएगा आपका। हम साथ देंगे साजिद साहब, हम साथ देंगे। आप हमें निशानदेही करें, अदारों का काम है, फूड अथॉरिटी का काम है। अगर फूड अथॉरिटी कहाँ अथॉरिटी, आप लोगों के लोग और पैसा लेन देन, दोस्ती यारी, क्या आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब? अच्छा वैसे आप कह रहे हैं निशानदेही करूं, मेमन गोड से लेके भैंस कॉलोनी कितने बाड़े आपको दिखाऊं जहां इंजेक्शन वाला दूध है? बगैर इंजेक्शन का तो दूध ही नहीं है।
साजिद साहब, आप मुझे 2 मिनट अगर टाइम दें। अच्छा, तो मैं ठीक है, सारा दिया, अगर दिया, आप मुझे टाइम नहीं दिया, देंगे तो दिया, आपके सुनने वाले नाजरीन दिया, समझ ही ना पाए। दिया। असल मसला ये है कि अगर फार्मर को जायज रेट मिलेगा तो कराची की आवाम को अच्छा दूध मिलेगा। अगर मुनासिब रेट नहीं मिलेगा तो उससे क्या होएगा कि अच्छा फार्मर आपका खत्म हो जाएगा और ये केमिकल वाले सारे लोग आगे आ जाएंगे। क्योंकि मुझे इस टाइम पे 1 रुपया नहीं बच रहा। मुझसे मुराद जितना भी मेरा कराची का फार्मर है साफ सुथरा काम करने वाला है। अगर आपको 1 रुपया ना बचता, अगर आपको पैसे ना बचते तो आप अपना कब तक बड़ा बड़ा बंद कर चुके होते। तो सर ये ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। अगर कास्ट नहीं मिलती है तो इसका रिजल्ट उसी तरफ चलता जा रहा है। हम नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। आप 100 रुपए का झांसा देके 40-50 रुपए बढ़वाएंगे। आप प्रेशर दे रहे हैं कमिश्नर कराची को। सर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हल्फन मैं कह रहा हूं कि आप मुझे राशन दिलवा दें जो हमारा पिछली कास्ट में था। हम 1 रुपया नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, आप समझें कि गंदम इस टाइम पे 100 रुपए चले। अब आपका देखें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब वो जो आपकी रिजर्वेशन है ना, यहां बैठे हुए हुक्मरान, मैं इनसे आगे रखता हूं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, चौधरी फारूक साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अब इनको कह रहे हैं कि हमें अगर चीजें महंगी मिलेंगी, पहले गुलाम भाई आप, क्योंकि आपका टाइम है, फिर मैं सलीम में फिर आता हूं आपका, तो चीजें अगर उसको महंगी मिलेंगी तो वो अपना गुस्सा, अपना स्ट्रेस, अपनी महंगाई का, उसको चारा महंगा मिलेगा, वो बोलेगा भाई मैं ज्यादा दूध दूंगा और महंगा है, खरीदना खरीदो ना गरक हो जाओ। अब बताएं, अब आवाम को रोल दिया यार सबने मिलके। देखिए जिसका भी जोर चलता है ना वो आके कराची की आवाम पे चलता है। गंदम पंजाब का, ठीक है, और गंदम की फसल जो है वो आज से 4 महीने तो पहले जो कराची है, के हुक्मरान इतने कमजोर हैं। अपने भाई को बताऊं अगर वो सुन रहा है मेरी आवाज, कि गंदम की फसल जो है वहां से 4 महीने पहले कट चुकी है। अब गंदम जो है इस महीने से लगना शुरू होगी पंजाब और सिंध में, और जाके जो है मार्च और अप्रैल में जाके जो है कटिंग होगी। तो भाई वो भूसा तो उस वक्त कट चुका था ना। ट्रू। उस वक्त जो है गंदम का रेट 2300 रुपए था। आपने क्यों नहीं लिया? नहीं तो आप कराची के लिए आज आप गंदम, आज आप चूड़े की बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं इन एसोसिएशन वालों को लगाम डाल रहे? ये कमिश्नर कराची को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इस तरीके की बदमाशी कर रहा है उसके ऊपर भारी जुर्माने करें। उनको बताएं कि भाई आप वैसे ही तो कराची शहर को जो है 50% जो है केमिकल मिला हुआ दूध दे रहे हैं। अगर ये साबित कर दें कि 100% दूध देते हैं खालिस, तो मैं ख्याल आज कराची की आवाम की ये हालत नहीं होती जो नहीं होती। चले सलीम भाई, आपने सुना बरमला, हमने आवाम का मौक़िफ़, आवाम की फीलिंग्स उनके आगे रखी हैं। फिर आवाम की जो फीलिंग्स रखता है फिर इस सिंध में मारा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए जो जायज़ मुतालबात है वो माने जाने चाहिए, और केमिकल वाला दूध बेचने वाला नाकाबिले माफ़ी जुर्म में जो वो केमिकल वाला दूध बेचता। मगर मैं पहले अपने भाई के जवाबात दे दूं जो उन्होंने 3 इल्ज़ामात लगाए। पहले उन्होंने कहा कि कहाँ है वो 50 लाख घर, तो सर घर 5% पर तमाम बैंकर्स लाखों लोगों को जो है घर प्रोवाइड कर चुके थे, सिर्फ 5% मार्कअप के ऊपर, 5% मुनाफे के ऊपर। सर वो अपने जाती मकान खरीद रहे थे, और जब गवर्नमेंट हटाई गई तब लाखों लोगों के पैसे बैंकों के अंदर फंस गए थे, और वो बाद में कई महीनों के बाद जाके इनको रिटर्न हुए थे। तो ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक IMF का ताल्लुक है दूसरा, तो IMF के लिए जो है वो IMF से जान छुड़ाने के लिए खान साहब ने मुकम्मल तौर पर टाइम जाया करके फिर गए थे, बेहतरीन काम किया उन्होंने। और जिसको इन्होंने सबोताज किया, क्योंकि इन्होंने देखा गई तो आपने सबोताज किया। आपने कहा था कि इनको पैसे ही ना दो, चोर हैं ये। आप बात नहीं सुनेंगे, अगर आप बात नहीं समझेंगे तो ना आपकी समझ में आएगी ना दूसरे आपके नाज़रीन की समझ में आएगी। अगर आप बात में बीच में बार बार इंटरप्ट करते हैं तो आप खुद भी समझें और समझने की बात है। तो अगर सच है तो उसको एग्री करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तासुब नहीं होना चाहिए कि ये PTI वाला बोल रहा है या ये पीपल्स पार्टी वाला बोल रहा है या मुस्लिम लीग नून वाला बोल रहा है। अगर सच है तो उसको मानना चाहिए, और उसको इसमें कोई पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। 2013 में हमारे पास 24,000 मेगावाट बिजली मौजूद थी, इसके बावजूद भी 2018 तक 48,000 मेगावाट बिजली खरीद की गई, यानी 24,000 से उसको 48,000 तक पहुंचा गया। और कैपेसिटी की मद में डॉलरों की सूरत में कौम की जेबों से पैसे निकालकर उनके अपनी अपनी कंपनियों का अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को, तो उन्होंने ये पाकिस्तानी की मईशत को डुबोने का काम किया। तो ये जो जहां तक इसके बाद जो ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत थी वो $5 अरब की हमारी इंपोर्ट थी, जिसको उन्होंने $30 तक पहुंचा दिया। अगर मेरी 2 मिनट भी नहीं लगेगी, नहीं पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए सर। दो जो है ना वो
क्या कहते हैं यार, आपने मेरे बीच में टोक के सर, आपने तो एक मिनट रुके। जो इनकी जो है ना तीसरी जो बात है वो नौकरियों की, तो सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर में 45,50,000 नौकरियां क्रिएट हुई, लोगों को इंडस्ट्रीज उसको मजदूर नहीं मिल रहे थे, कारीगर नहीं मिल रहे थे, और ये एक हकीकत है जिससे कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है आज के मुकाबले में दुगनी थी। चलें, बस आ गया टाइम खत्म। आप प्रोग्राम का टाइम बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह से हटाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को डुबोने के लिए इन्होंने जो है ना IPPs के जरिए पाकिस्तान की मईशत को डुबोया है। चले सर, टाइम खत्म हो गया। सलीम भाई, मैं फैजान से आधा मिनट है, 20 सेकंड है इनके पास। अच्छा सर, 20 सेकंड है, कौन से माफी मांगेंगे किस हवाले से? ये जो ना कोई दूध आपके हाथ में रहा, ना आपके हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, ना आप करप्शन रोक सके, तो बस कौन से माजरत करें भाई, हम नहीं कर चला सकते मामला। नहीं बिल्कुल नहीं, देखें जितना भी काम हो रहा है आपके सामने, और ये गवर्नमेंट अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है गवर्नमेंट को आए हुए, और मजीद जितनी भी चीजें हैं, डेवलपमेंट भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होगा। आराइश का काम हुआ है, वो चेपियां सड़कों में लगी हैं 2-4, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी होगा। कोई सड़क ऐसी नहीं है अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी होगा, कब होगा? का काम भी होगा, 17 साल हो गए, इसी दौर में होगा, इसी अदवार में होगा, ये जो भी 2-3 साल आगे आने वाले हैं। रही बात, वो हम दूध की बात कर रहे थे, उसमें हम एक थोड़ा सा मौकफ ये देना चाह रहे हैं कि भाई कराची की आवाम के साथ जो ये जो ज्यादती होती है, जो ये भी बात हुई कि भाई जब गंदम लगी थी उससे तो पहले सैलाब उससे पहले कट चुकी थी गंदम, ठीक है ना। अब हमें और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, चाहे एमके वाले चाहे पीटीआई वाले हो, इसमें हमें एक स्टांस रखना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों को लगाम डाली जा सके। इन जैसे देखिए कैसे लगे मांडवाली हो जाएगी ना। कमिश्नर साहब तो उसको मना कर रहे हैं कि अभी हम इसको नहीं बढ़ाने देंगे रेट को। अब इसमें जो हम जो खत्म हो गया था टाइम। चले जी, इसी उम्मीद रुपए की वैल्यू को बढ़ाया जाए, ठीक है, हर चीज खुद ब खुद सस्ती हो जाए। चले पाकिस्तानी वैल्यू को गिराते जा रहे हैं, बढ़ाया था 118 रुपए का डॉलर जा रही है, उसको लेके 286 रुपए पे इनके लीडर 118 से 286 के अखबार में किरदार जो है 3 साल में गया सामने है। वो जो पैसे बढ़ा रहे थे ना 118 रुपए से, अब चेक कर ले 2019 में 118 का रेट था। चले साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।